नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर इस चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी ये क्लासें हैं, जो ये पहली क्लास है और पहली क्लास से आपको यहाँ से वर्ग 2 की पाठ्य सामग्री देखने की मिलेगी, क्योंकि ये प्रश्न जो हम ला रहे हैं, जो हम प्रश्नों की जो ये सीरीज चला रही है, ये श्रृंखला आपको जरूरी नहीं है कि वर्ग 2 की हो। इसे आप हिंदी साहित्य के इतिहास या इनसे हिंदी से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये प्रश्न बहुत ही बार आ भी चुके हैं और महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो हमारा जो परीक्षाएं आने वाली हैं वो सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न की श्रृंखला जो है हमने चालू कर रखी है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एक प्रश्न का हम व्याख्यात्मक हल करेंगे, एक एक प्रश्न को हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो विभिन्न राज्यों में जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें ये प्रश्न आते हैं और बार बार आते हैं। आजकल जो परीक्षाओं का स्तर है वो थोड़ा सा कठिन होता गया है। जैसे कि पिछले 5-6 सालों से हमने देखा है कि 6-7 साल पहले प्रश्नों का मोड अलग आता था, थोड़ी सरल होते थे, अब प्रश्न बहुत कठिन हो गए हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला से भी आपको पूरा पाठ्यक्रम क्लियर करवाएंगे, पूरा पाठ्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इन प्रश्नों के जो वीडियो आपको रोज 8 बजे मिलेंगे, रोज डेली क्लास आएगी और डेली क्लास आपको 8 बजे ये अपलोड कर दी जाएगी और 8 बजे आप इस क्लास को देख सकते हो। आप काम करने वाले हो, किसी वर्किंग फील्ड में हो, कहीं जॉब करते हो, तो भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, रोज पढ़ाई नहीं होती, तो भी 1 या 2 वीडियो हमारे जो आए अगर उन्हें आप देख लो तो परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी स्तर सुधर जाता है। क्योंकि रोज आप इस पर ध्यान दोगे, रोज आपका कंटेंट आता जाएगा और आप उस चीज को क्लियर करते जाओ। जरूरी नहीं है कि मोटे मोटे ग्रंथ आपको पढ़ने पड़े। इन्हीं प्रश्नों की सीरीजों के माध्यम से भी आपको कम से कम 70% से भी ज्यादा सिलेबस कवर हो सकता है। बाकी जो सिलेबस जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं वो अलग अलग चेंज करके देती हैं, कभी रचनाएं डाल देती है, कभी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछ लेती हैं, तो वो थोड़ा सा मैटर अलग हो जाता है। बाकी 70% प्रश्न इन्हीं श्रृंखलाओं के माध्यम से वापस रिपीट होते रहते हैं। अब पढ़ना है, परीक्षाएं पास हैं, चुनावों का माहौल है, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बड़ी भर्तियां आने की संभावना है। जो हो गई, जो गुजर गई, वो बातों को भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन रुक गया, आपका वो भर्ती परीक्षा में पद कम थे, ये हमारी आलोचनाओं का शिकार है, हो जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो सिर्फ एक सीट से मतलब है और वो सीट आपकी होनी चाहिए। अगर आप इस चीज पर मेहनत करोगे तो ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते रहते हैं कि सर इसमें तो पद ही कम है, भरूं कि ना भरूं। अब ये बताइए आप कि आपके लिए तो एक सीट तो है ना, उसमें आपकी कैटेगरी की एक सीट तो निकलेगी। अगर आप लेवल वाले हो, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। हारने वाले हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। अगर वो अपने कमियों को ढूंढे तो ज्यादा सफल होने की संभावना बन जाती है। और हमें अपनी कमियों को ढूंढना है और कमियों को सुधार करते हुए आगे चलना है। तो देखिए, हमारे जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, इसकी व्याख्यात्मक हल भी कराएंगे, इनके आंसर भी निकालेंगे। और अगर आप आंसर दे सको तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स पे आप और भी चीज़ें पूछ सकते हो और इनसे संबंधित जो आंसर राइट हो उसे आप पहले दे सकते हो, ताकि आपका एक मौखिक टेस्ट भी हो गया। आप इसमें मौखिक टेस्ट के रूप में भी इसे कर सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हिंदी का इतिहास ग्रंथ है और ये पूछ रहा है कि इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है। तो सीधा सा प्रश्न है, आपको ग्रंथ याद होना चाहिए, इसका लेखक कौन है। और ऐसे इतिहास ग्रंथों के नाम अगर आप देखोगे तो हमारी जो डिटेल वाली क्लासें आती हैं उनमें देखना कम से कम 40-50 ग्रंथ ऐसे हैं, मोस्ट ग्रंथ हैं वो, जो हिंदी साहित्य के ऊपर इतिहास लिखा गया है, इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं। एक से लेकर गारसा दत्तासी से लेकर अंतिम छोर तक भी है। तो 40 मोस्टली बनते हैं जिन पर प्रश्न बहुत मुश्किल से, मुख्य रूप से तो उनमें से 10 या 15 नाम ऐसे होते हैं जिन पर ही प्रश्न आए हैं। बाकी तो सिर्फ एक्स्ट्रा कचरा है ज्ञान को इकट्ठा करने का। जो ज्ञान पिपासु होते हैं ना, वो ज्ञान को इकट्ठा करते रहते हैं। अरे
उनमें से जो मोस्ट है, जिन पर से आज तक बार प्रश्न आया ही नहीं, उनको याद करने की कहाँ जरूरत है। सिर्फ मोस्टली 15 से 16 नाम मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नाम याद कर लो आप, वही काफ़ी है। और वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा आदिकाल पर और इस इतिहास ग्रंथ पर पूछे गए हैं, तो वो 10-12 नाम ऐसे हैं जिन पर ही प्रश्न आए हैं, उन्हीं के लेखक और उन्हीं के ग्रंथों के बारे में पूछता है। तो पहला प्रश्न आपके लिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम देना है। और 4 नाम आपके सामने हैं और चारों नामों में से आप एक एक को देख सकते हो। रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। 4 आपके सामने है ऑप्शन। आपने देख लिया होगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, जिन बच्चों को तथ्य क्लियर हैं, वो इनमें से आंसर आसानी से छांट सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था और हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको नाम दे रखा है और प्रश्न भी है और हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें छांटना है। तो रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास ग्रंथ है, जो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, उसके हम बारे में हम बात करते हैं। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी यस पूरा नहीं लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। पूरा ही नाम लिख देता हूं ताकि आप इनके साथ साथ डिटेल भी याद करते रहें। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखा था। ठीक, अब यहां पर समझने वाली चीज है कि एक एक हम लेखक के एक एक इतिहास ग्रंथ के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें हम डिटेल हम याद कर लें और वो आती भी हैं। देखिए यहां पर नाम आपको देखने के लिए योग्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, यानी कि उनकी जब आप पुस्तक मार्केट में लेने जाते हो तो इसी नाम से मिलती है। ये उनकी बुक्स है, ये उनकी क्या है, बुक्स, इस नाम से मिलती है। लेकिन जब इन्होंने ये इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके पहले ये नाम उनका नहीं था। ये कौन सा नाम था? तो सबसे पहले लिखा था उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था उन्होंने, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी थी। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका नागरी प्रचारणी सभा ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था या उसी के भूमिका लिखी थी, ओनली ये भूमिका लिखी थी। और भूमिका भी लिखी किसकी? हिंदी शब्द सागर की। ये याद रखना कि हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने, प्रश्न आ जाए कभी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो किसकी भूमिका में लिखा था? तो वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। हिंदी शब्द सागर को प्रकाशित कराने वाली नागरी प्रचारणी सभा थी, नागरी प्रचारणी सभा। उसमें इसने प्रकाशित किया हिंदी शब्द सागर, और हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी वो इसी नाम से लिखी, भूमिका। और भूमिका किस नाम से आई थी ये भी याद रखना जरूरी है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो लिखी थी इन्होंने, वो लिखी थी हिंदी साहित्य का विकास। ये नाम याद रखना, बहुत गड़बड़ है इन चीजों में, लेकिन बारीकी से अगर प्रश्न पूछेगा तो यही देगा कि उनकी जो बुक लेने जाएंगे जब रामचंद्र शुक्ल की, तो बुक किस नाम से मिलती है? हिंदी साहित्य का इतिहास से। जबकि उन्होंने इस ग्रंथ को सबसे पहले 1928 में लिखा था। कितने में लिखा था? 1928 में, 1928 में लिखा था इस चीज को। और प्रकाशित जब उनकी पुस्तक हुई तो वो इस रूप में हुई, पुस्तकाकार में। और ये इसकी भूमिका है, यानी कि हिंदी शब्द सागर की जैसे कोई भी पुस्तक होती है जब लॉन्च होती है तो उसके पहले भूमिका लिखी जाती है। तो एक भूमिका इन्होंने बड़ी अच्छी सी बनाई और वो इतनी अच्छी भूमिका थी कि इनकी ये पुस्तक उस समय में अखबार में, इनका क्या बोलते हैं, हिंदी शब्द सागर की जो नागरिक प्रचारणी सभा की जो पत्रिका थी उसमें वार्षिक अंक, मासिक अंक के रूप में धीरे धीरे प्रकाशित हुआ। और प्रकाशित होने के बाद जब इनको अच्छा लगा कि हाँ ये हिंदी साहित्य का अच्छा इतिहास ग्रंथ हो सकता है, तो फिर उसी को इन्होंने पुस्तक के रूप में अलग से लिखा या निकलवा दिया, प्रकाशित करवाया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहले इस नाम से था,
ये वही है, चेंज होते रहे हैं, थोड़ा सा संस्करणों में बदलाव हुआ है, लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ। पहले ये शॉर्ट रूप में था, फिर थोड़ा विस्तृत रूप से आ गया। ये किसके लिए लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए। ये भूमिका है, भूमिका का नाम भी आता है कभी कभी, जैसे नगेंद्र की भूमिका है। हमारे कई लेखकों ने जब पुस्तकें प्रकाशित होती है बड़े नाम की, कोई बड़े राइटर की, तो उसकी भूमिका लिखता है और बड़ा राइटर। ठीक, तो इस रूप से यह हुआ 1928 में, और यह हुआ था 1929 में। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो ये क्लियर है साहब। आगे चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा का भी इतिहास ग्रंथ रहा है, और नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक लिखी है। कुछ नहीं लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन, ये बुक्स लिखी इन्होंने। ये भी इतिहास ग्रंथ है। ये किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और इससे पहले मैं बात कर लेता हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी से रामविलास शर्मा की। तो रामविलास शर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, लेकिन इनका इतना नहीं है, ये आलोचक रहे हैं। ये आप जरूर याद रखना, ये आलोचक हैं। इन्होंने आलोचनाएं अच्छी लिखी, आलोचनाएं लिखी, ये कर सकते हो आप। बात करें, हमारा अब आंसर निकलने वाला है, यानी कि आंसर हमारा जो सही होगा वो आंसर हमारा क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का आंसर भी यही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ था वो लिखा। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। पहला जो था हिंदी साहित्य का आदिकाल, और उसके बाद 2 ग्रंथ और लिखे। उससे पहले 2 ग्रंथ और लिखे थे, मैं लिख देता हूं यहां पर। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह हुआ था 1952 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 1940 में। ये जो ग्रंथ हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये ग्रंथ लिखे हैं। तीनों इतिहास ग्रंथ है, एक पर्टिकुलर पुस्तक नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। अब ये कौन से सन में लिखा? ये भी 1940 में ही लिखा। तो ये इस प्रश्न का हमारा जो साक्ष्य थे वो सारे के सारे तथ्य क्लियर हो गए। और क्लियर के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी एक आलोचक भी रहे हैं और इतिहासकार भी रहे हैं। इन्होंने अधिकतर रामचंद्र शुक्ल की जो धारणाएं थी, जो तथ्य थे उनके, और जो प्रवृत्तियां थी, उनका कुछ खंडन किया है। कुछ को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ का खंडन भी किया। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा सा मान सम्मान भी मिला और आलोचना भी सहन करनी पड़ी। भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास जो परफेक्ट लिखा है वो तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, लेकिन इन्होंने उनकी कुछ धारणाओं को और कुछ मान्यताओं का खंडन किया और अपने 3 इतिहास ग्रंथ भी लिखे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक तो 1952 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1940 में, ये इन्होंने लिखे। ठीक, बात करें, सॉरी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 40 है, 52 अलग है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास है ना, ये वाला पार्ट आप देख लो, 1952, यानी कि पहली ये रचनाएं थी। पहले 1940 में प्रकाशित हुई, फिर 1952 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। तो ये आप मेंशन कर सकते हो इन चीज़ों में कि जो डिटेल आपको दी गई है वो काफ़ी प्रश्न क्लियर करती है। एक तो ये प्रश्न क्लियर हुआ, और छोटे छोटे और जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी आपके क्लियर हो गए। ठीक, थोड़े से राइटिंग का देख लेना, ऐसे ही चलता है, अभी पेन वैन का इतना अभ्यास नहीं है।
तो ये चीजें आप याद कर सकते हो और इनसे अपने प्रश्नों को भी सोल्व कर सकते हो कि प्रश्न आगे, मान लीजिए ये प्रश्न नहीं दे रखा, दूसरा प्रश्न आ जाए तो वो प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हो गया हमारा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया है हमारे सामने और एक एक प्रश्न को हमें ठीक से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ेंगे ना तो हमारे और प्रश्न भी हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो यहां पर और प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुस्तक के रचनाकार हैं, यानी राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इनमें से आपको लगाना है कि आंसर देना है। एक राइटर है तो मुनि जीन विजय, नहीं, ये भी नहीं हो सकते। इन्होंने तो रासु साहित्य पर लिखा था, यानी कि जैन कवि हैं, जैन कवि या लेखक आप कह सकते हो। मोतीलाल मेनारिया, हाँ ये मोतीलाल मेनारिया। टीकम सिंह तोमर, इन्होंने भी एक इतिहास की छोटी सी पुस्तक लिखी थी, लेकिन ज़्यादा कोई खास मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन हम इनको लिख देते हैं। हिंदी का वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य एक नामक एक पुस्तक थी जो लिखी इन्होंने, हिंदी वीर काव्य। ये पुस्तक लिखी पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये भी इतिहासकार हैं लेकिन हिंदी के इतिहासकार नहीं है। हिंदी के इतिहासकार हैं ये भी, लेकिन हिंदी भाषा के इतिहासकार नहीं है। हिंदी भाषा के, यही लिख देता हूं मैं, हिंदी भाषा के इतिहासकार नहीं है। ठीक, और जो अगला नाम बच रहा है हमारा बी ऑप्शन का, यही हमारा सही है। और बी ऑप्शन में आपको क्या लगाना है, देखिए बी ऑप्शन मोतीलाल मेनारिया। और मोतीलाल मेनारिया ने भी डिंगल पिंगल साहित्य पे रिसर्च की, राजस्थानी भाषा के इतिहासकार रहे हैं और इन्हों की जो पुस्तक थी वो राजस्थानी भाषा और साहित्य है। ये इनका जो इस प्रश्न का आंसर हमारा लिखेगा वो यही है। और एक पुस्तक और लिखी थी इन्होंने, राजस्थानी पिंगल साहित्य। आप पिंगल साहित्य लिख सकते हो, पिंगल साहित्य, ये बुक्स भी इनकी थी। तो राजस्थानी पिंगल साहित्य अन्य पुस्तक है और एक पुस्तक तो इन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य ये भी लिखी, यानी कि दोनों पुस्तकों की रचना की है और दोनों ही इतिहास ग्रंथ हैं। दोनों ही क्या है, इतिहास ग्रंथ है। अगला चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा आ गया सामने, तीसरे नंबर का प्रश्न है और इसे देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न का आंसर आपको देना है। क्या है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? प्रश्न वही है कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो चार नाम है हमारे पास और चारों नामों को हम देख लेते हैं बारी बारी से कि भाई कौन सा इसका आंसर है। तो रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में दे रखा है, डॉक्टर नगेंद्र दे रखा है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दे रखा है और मिश्र बंधु। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र ने तो क्या कहा था, रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा था। रीतिकाल नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? तो देखिए ये नाम इधर है और इनके नामकरण करने वाले हम रीतिकाल का नामकरण और भी कर देते हैं। श्रृंगार काल किसने कहा, ये भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई इनमें से सही कौन सा है, कि सही आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन इन्होंने क्या नाम दिए ये भी हमें देखना है। तो मिश्र बंधु ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या कहा, ये एक्स्ट्रा हमारी तथ्य क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जो पंडित विश्वनाथ मिश्र थे, पंडित विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल कहा। ठीक,
मिश्र बंधु ने क्या कहा? मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा था। मिश्र बंधु ने क्या कहा? अलंकृत काल। अलंकृत काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋक्री काल कहा। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो भी इसको रीति काल ही मानते हैं, यानी कि कोई विशेष नहीं है, तो रीति काल ही मानते हैं। रीति काल, इन्होंने भी इसको रीति काल का। और भी अगर नाम आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कला काल किसने कहा? तो यहां पर आप जोड़ सकते हो कला काल। कला काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल, आप ये नाम भी जोड़ सकते हो। तो कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। और भी नाम अगर जोड़ना चाहो तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सबसे मोस्ट है कि रीति काव्य। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा? तो रीति काव्य कहा इसे। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्नों की जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी कि वो भी आ गए। इसका आंसर तो हमारा क्या होगा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद होगा कि रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने ही कहा था। ठीक, और अंधकार काल भी एक नाम आता है, वो भी आप जोड़ सकते हो इसमें। अंधकार काल, ये किसने कहा? ये त्रिलोचन ने। ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया, देख सकते हो आप इसको। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है हमारा रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है पुस्तक का, है ना। मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? देखिए वो पहले जो मैंने डिटेल बताई थी वो यहां पर सामने आ चुकी है आपके कि किस कृति की भूमिका में लिखा गया था। ये टफ से टफ प्रश्न है, ये थोड़े हाई लेवल की भर्ती परीक्षाओं में आता है, लेकिन आजकल जो हाई लेवल की भर्ती परीक्षाओं में आता है, लेकिन आजकल क्या है कि प्रश्नों को हमें ध्यान से देखना होगा। कोई सी भी प्रश्न कोई सी भी परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी बनाते हैं तो बार बार एक ही प्रश्न नहीं बनाते, या लो या हाई चूज नहीं कर पाते। तो आपको यही देखना पड़ेगा जो प्रश्न है वो किसी भी भर्ती परीक्षा में आए, लेकिन आपको सोल्व करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया था कि किस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया था। तो वो हिंदी कोविद रत्नमाला थी, हिंदी शब्द सागर थी, हिंदी विश्वकोश थी, या धर्मशास्त्र का इतिहास। ये तो कोई पुस्तक है ही नहीं, लेकिन अगर बात करी जाए तो कौन सी है, तो यही है। और इनमें से जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से हमें छांटना है। तो 4 ऑप्शन में से हम छांट लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक एक पुस्तक को देखते हैं। हिंदी कोविद माला, पहला प्रश्न ऑप्शन हम देख रहे हैं। हिंदी कोविद माला जो है वो देखना है आपको कि ये पुस्तक किसकी है। तो 4 प्रश्न आपके सामने, आपने विचार कर लिया होगा। तो हिंदी कोविद माला तो पुस्तक जो हमारे पास है वो श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की है, और श्याम सुंदर दास ने ही लिखी थी। ये इतिहास ग्रंथ हो या न हो, लेकिन हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है वो हमें देखनी है। अब दूसरा हिंदी शब्द सागर, तो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है इसी पर लिखा गया था रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। ये बहुत मोस्ट है, और मैं बार बार ये इसलिए कहता हूं कि ये प्रश्न आने लायक है और आ सकता है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक थे श्याम सुंदर दास थे। हिंदी विश्व को धीरेन्द्र शास्त्री का है, ये भी आप देख सकते हो, धीरेन्द्र शास्त्री का है। और हिंदी शब्द सागर जो है ये यहां पर समझते हैं हम। मैंने कहा था कि ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका, अब भूमिका क्या थी वो भी मैं लिख देता हूं एक बार फिर। भूमिका थी हिंदी
साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ये भूमिका थी, इस नाम से हुआ था। फिर बाद में ये पुस्तक बन गई थी। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा सोल्व हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। देखिए कौन सा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का क्या समय माना है? तो रीतिकाल का जो समय माना है वो बताना है आपको। 4 है। रीतिकाल का समय 1600-1800 से है, 1719 से है, या 1750 से है, या ये है। पहली चीज़ तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल का जो समय है वो आपको प्रश्न देखना है। तो आदिकाल कब शुरू हुआ था, रीतिकाल कब शुरू हुआ था, ये देखना है। तो इनमें 4 ऑप्शन में से आपको सारे ऑप्शन क्लियर हैं, लेकिन इतना सा ध्यान रखें ये सारे के सारे क्या है, विक्रमी संवत में है। सन और विक्रमी संवत 2 चीजें चलती हैं, तो ये दोनों हम देख रहे हैं, क्योंकि उनने विक्रमी संवत का ज्यादा प्रयोग किया है। सन तो फिर हम निकाल सकते हैं, 57 को घटाओगे तो सन निकल जाएगा। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल ये उनके नामकरण थे, और नामकरणों के अनुसार ही हम उन्हें देख लेते। एक बार पूरा डिटेल से हम समझा देता हूं। तो हम यहाँ पर पहला लिखते हैं, उन्होंने 4 काल विभाजन किए थे, और पहले ही हर काल को दोहरे नामकरण की पद्धति के अनुसार उन्होंने इसे देखा था, अर्थात 2 नामकरण की पद्धति उन्होंने ही शुरू की थी। तो पहला उन्होंने लिखा था वीरकाल। वीरकाल यानी कि उन्होंने जो आज के समय में जो हम आदिकाल पढ़ते हैं, वो आदिकाल को उन्होंने आदिकाल न कहकर सबके पहले क्या लिखा था, वीरकाल या वीर गाथा काल, आप ये भी कह सकते हो। वीर गाथा काल। अब इसका अगर दूसरा नाम लिखें तो दोहरा नामकरण आदिकाल, आदिकाल हो गया। अब ये नाम दोहरे नामकरण की नीति का सर्वप्रथम, ये भी प्रश्न है एक अच्छा सा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की नीति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये प्रश्न है, आप एक प्रश्न को देखिए और फिर उसके बाद हम सन को भी लगा लेते हैं कि कब से कब तक था। तो ये था 1050 विक्रमी संवत से, विक्रमी संवत से, और कहां तक था 1375 विक्रमी संवत, ये इनका नामकरण था। ठीक, आगे दूसरा काल इन्होंने क्या लिया, देखिए इन्होंने भक्ति काल कहा। भक्ति काल, देखिए भक्ति काल तो अपने लिए भी है, लेकिन इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा था। मैं उल्टा लिख देता हूं ताकि आपको आ जाए। तो पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। अब देखिए आपने पूर्व मध्य काल लिखा, लेकिन दूसरा नाम तो आज हम जिस रूप में पढ़ते हैं वो भक्ति काल है। सभी ने भक्ति काल ही स्वीकार किया। ठीक, तो पूर्व मध्य काल या भक्ति काल ये इन्होंने माना है। और इसकी समय सीमा कहां तक मानी उन्होंने, 1375 से 1375 विक्रमी संवत से 1700 तक, विक्रमी संवत। ठीक, अब आते हैं तीसरे नाम की ओर। तो तीसरा नाम क्या था इनका, उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। हम इसको किस रूप में लेते हैं, रीतिकाल। फेमस नाम यही है, रीतिकाल। ठीक, तो उत्तर मध्यकाल, वीर गाथा काल, ये उनके ओरिजिनल नाम है। उनकी बुक्स में आपको यही मिलेंगे, बाकी वो भी उन्होंने स्वीकार किए हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन इन्होंने नहीं किया। आदिकाल को तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था नाम। ठीक, तो रामचंद्र शुक्ल के जो नाम है वो ये वाले हैं, रामचंद्र शुक्ल के नाम ये इन पर ज्यादा जोर दिया उन्होंने, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक, तो इसकी समय सीमा उन्होंने कहां तक मानी, रीतिकाल की समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से, और कहां तक मानी, 1900 तक विक्रमी संवत तक। ये रीतिकाल खत्म हो गया। आगे चलते हैं, उनका जो आधुनिक काल को जब हम देखते हैं, आधुनिक काल को, तो वो देखते हैं किस रूप में। चौथा आया गद्य काल। इन्होंने गद्य काल लिया है आधुनिक काल को, आधुनिक काल
जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। और इसका जो समय सीमा है वो 1900 विक्रमी संवत से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक। ठीक, तो ये उन्होंने काल लिखे। ये तो इन नामों पर ज्यादा जोर दिया था। अगर आदि काल को स्थापित करने की बात करें तो सबसे पहले तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को जोर दिया था। और स्थापित करने का कार्य किसने किया? स्थापित करने का जो कार्य किया था वो किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। स्थापित भी उन्होंने किया और जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। आदिकाल का नाम न भी ले तो भी दिक्कत नहीं है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम अगर आप न भी लोगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आदिकाल का नाम को स्थापित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, इसलिए इनकी भूमिका है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ठीक, तो इसीलिए इस नाम पर उनका ज्यादा है। रीतिकाल किसने दिया? रीतिकाल दिया था हमारे रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। यह भी याद रखें, रीतिकाल को ज्यादातर स्थापित करने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को जाता है, लेकिन उन्होंने उत्तर मध्य काल को भी ज्यादा दिया, तो कोई रीतिकाल को नामकरण ज्यादा खास नहीं है। आधुनिक काल, आधुनिक जो इतिहासकार हैं उन्हीं के सभी ने लिया, या सर्वमान्य मत अभी तक इसमें से निकल के नहीं आया। लेकिन गद्य काल रामचंद्र शुक्ल के ऊपर प्रश्न आ चुका है और रामचंद्र शुक्ल के ऊपर पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा, तो उन्होंने गद्य काल नाम दिया। यह प्रश्न भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को विवरण दिया है? तो 5000 कवियों का विवरण दिया है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, मिश्र बंधु, शिव सी सैगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 5000 बड़े भारी कवि लिए। शुरुआती जो इतिहासकार थे उन्होंने तो इतने राइटर नहीं लिए, लेकिन 5000 सबसे पहले जो राइटर लेने वाले थे वो कौन थे? तो इनमें सब के इतिहास ग्रंथों का भी पता है। तो शिव सिंह सेंगर ने तो शिव सिंह सरोज लिखा था, शिव सिंह सरोज। ठीक, बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक, और मिश्र बंधु ने लिखा था मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। और इसी ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा? 5000 कवियों का, 5000 से भी ज्यादा कवियों का वर्णन किया, कवियों का वर्णन किया। 5000 कवियों का वर्णन किया, इतना बड़ा ग्रंथ था। इसीलिए जो रामचंद्र शुक्ल थे इसे बड़ी भारी व्रत कहा है। 5000 कवि थे इसमें शामिल साहब। अब बड़ा भी था और हिंदी का ही था, हिंदी में लिखा गया था। ठीक, आगे चलते और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, इनमें से किस विद्वान आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? तो किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर लगाना है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, देखिए 4 ऑप्शन।
तो आगे आगे अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो किस विद्वान ने सिद्ध सामंत काल कहा? तो राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, और मिश्र बंधु ने क्या कहा? तो ये हमारे सामने जो नाम है वो हमें देखना है। तो सिद्ध सामंत काल जो कहा था वो राहुल सांकृत्यायन ने ही कहा था। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, ठीक। और आदिकाल को, आप आदिकाल को राम कुमार वर्मा का देखोगे तो चारण काल, संधि काल भी था लेकिन चारण काल ही कहा उन्होंने। संधि काल को तो जोड़ने वाला समय बताया था, ठीक। और संधि काल और चारण काल आप दोनों लिख सकते हो राम कुमार वर्मा की, संधि काल भी कह सकते हो, ठीक। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बीज वपन काल माना है, बीज वपन काल। और मिश्र बंधु ने क्या कहा? तो मिश्र बंधु का जो नामकरण है वो प्रारंभिक काल के नाम से आता है, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। तो ये चारों नामकरण थे जो हमने देख लिए, यानी कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल, सिद्ध काल भी कहा, सिद्ध। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। आगे चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे लिए है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो यहां पर आपके सामने प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक लेखक हैं। तो आपको एक ऑप्शन देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल, ये भी है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भागीरथ। ये चारों प्रश्न हैं, लेकिन याद रखिए आप, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने, यही है। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ को प्रकाशन 1938 में किया था। ये पूरा तो नहीं लिख पाए थे, ये ग्रंथ 1938 में प्रकाशित हुआ। ठीक, पूरा नहीं लिख पाए थे, अधूरा, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ आधा ही रह गया था। और इसका भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर बात करी जाए तो सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ का है, सर्वोच्च स्थान है। रामचंद्र शुक्ल की जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका सर्वोच्च स्थान है इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में। हजारी प्रसाद का द्विवेदी का हमने आज पढ़ा ही है, इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल कह दो, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास कह दो, या हिंदी साहित्य की भूमिका, तो वो इनके इतिहास ग्रंथ हैं। भागीरथ मिश्र ने क्या लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भागीरथ मिश्र ने क्या लिखा था। तो भागीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, और ये फेमस भी रहे। ठीक, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए और देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे लिए, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। कौन है मिश्र बंधु विनोद के लेखक? चार ऑप्शन है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। तो देखिए यहाँ पर सारे ही नाम इधर उधर कर रखे हैं, लेकिन आपको इनमें से तीन नाम छांटने हैं, क्योंकि मिश्र बंधु थे ना, मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु चार भाई थे, चार भाई थे।
कौन कौन से थे मिश्र बंधु? तो पहला नाम आप देख सकते हो, श्याम बिहारी मिश्र। दूसरा, सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा नाम, गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। और चौथा नाम था कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक, तो यहां पर ये चार नामों में से चारों ही नाम आपको मिल रहे होंगे। तीन नाम दे रखे हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। तो मैं आपको बता दूं, जो मिश्र बंधु थे उन्होंने इतिहास ग्रंथ जो लिखा है वो तीन भाइयों ने ही लिखा है, चार ने नहीं लिखा। तो इनमें से कौन से हैं? जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वो इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं है। बाकी की जो तीनों हैं, ये तीनों नाम इतिहास ग्रंथ के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि ये तीनों नाम ही इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन तीनों ने मिलकर ही इतिहास ग्रंथ लिखा है। कृष्ण बिहारी मिश्र का इतिहास ग्रंथ से कोई नाता नहीं है। तो यहाँ पर चार नाम आप देख सकते हो जहाँ पर कृष्ण बिहारी मिश्र न हो। तो यहाँ पर आता है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। और तीनों के तीनों जो नाम हैं वही इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिया। कृष्ण बिहारी मिश्र की भी एक रचना है जिसने एक टूल पकड़ लिया था, विवाद। एक रचना लिखी थी इन्होंने, देव और बिहारी नाम से एक रचना लिखी थी जिस पर विवाद हो गया था। इन तीनों भाइयों में नहीं हुआ, तीनों भाइयों का अन्य इतिहासकारों से या अन्य जो कवि थे, लेखक थे उस जमाने में, तो एक विवाद को जन्म दे दिया था। क्योंकि देखो तीनों भाई है ना, वो अपने ही भाई का सपोर्ट करेंगे और इन्होंने जो भाई ने जो रचना लिखी थी उसी का समर्थन करेंगे भाई। उन्होंने पुस्तक लिखी और पुस्तक थी कृष्ण बिहारी मिश्र की जिसका नाम था देव और बिहारी। तो इन्होंने देव को बिहारी से बड़ा बता दिया था। किन्होंने? इन्होंने। इसने बताया और इन्होंने समर्थन कर दिया, इसलिए विवाद हो गया। क्योंकि बिहारी के समान कोई बड़ा लेखक ही नहीं है। सारे के सारे जितने भी हमारे हिंदी जगत के जाने माने पहले के विद्वान रहे हैं वो भी उसी को, बिहारी को बहुत बड़ा मानते हैं। देव भी अपने आप में एक लेखक है, कवि हैं अच्छे, लेकिन बिहारी के समान नहीं है। तो विवाद कर दिया था, देव को बड़ा बता दिया और बिहारी को छोटा कर दिया। जबकि है ये कि बिहारी सर्वोच्च स्थान पर है और देव कम है। ठीक, तो ये तीनों नामों में से ऑप्शन में से हमारा बी ऑप्शन सही निकल रहा है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला है प्रश्न, वर्णानुक्रम या वर्णाक्रम अनुसार, यहां पर वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए यहां पर है 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवार दल, लिटरेतुर हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता, कविमाला। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है और चारों में आपको देखना है कि ऑप्शन सही कौन सा है। ठीक, चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास से पहले के नाम हैं और चारों नामों में से आपको यह देखना है कि कौन सा ग्रंथ है वो जो वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया था। तो सीधी सी बात है कि जो गारसा दत्तासी थे, गारसा दत्तासी, इन्हीं ने अपना ग्रंथ जो लिखा था वो लिखा था द इस्तवार लिटरेतुर हिंदुस्तानी, इसी नाम से लिखा। और यही क्या था? वर्णानुक्रम पद्धति पर था, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। ठीक, ये तो प्रश्न हो गया। लेकिन याद रखिएगा, यह भी बारीकी का प्रश्न ही है कि यह वर्णानुक्रम अंग्रेजी, यानी आप जो कहते हो ना हमें अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति पर था, अंग्रेजी वर्णों पर आधारित था। ठीक, और ये जो ग्रंथ लिखा गया था ये फ्रेंच भाषा में था। फ्रेंच भाषा में था।
ठीक, फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। और इसका प्रकाशन पहले जो हुआ था वो किस में हुआ था? 2 भागों में हुआ था, 2 भागों में। पहला 1839 और दूसरा 1847। 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ। लेखक गारसा दत्तासी थे ही सही, और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभकर्ता इन्हें माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभकर्ता, इतिहास के प्रथम इतिहासकार, प्रथम इतिहासकार, ऐसे कर लो। चलिए, ये प्रश्न भी हमारा आंसर सोल्व हो गया। इस्तवार्ध ललितेतुर। आगे चलते हैं। चलिए और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? लेखक का आधार स्रोत नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? देखिए, आधार स्रोत पूछ रहा है यहां पर। आधार स्रोत नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता आपको देखना है। देखिए यहां पर एक एक ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां, आंतरिक कह सकते हो इसको, ये नहीं, ठीक। आंतरिक बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, सही है, ये तो हो सकता है साहब। क्योंकि जब साक्ष्य इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उनमें जो आंतरिक और बाह्य जो सामग्रियां होती हैं इतिहास को बनाने के लिए, इतिहास ग्रंथ को बनाने के लिए उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो साक्ष्य झूठा हो या कपोल कल्पित हो या ऐसे ही अफवाही हो, तो उस पर हम सामग्री नहीं लिख सकते, क्योंकि इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए साक्ष्य भी होना जरूरी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री होनी चाहिए। रचनाओं का मौखिक उल्लेख ये नहीं हो सकता साहब। रचनाओं का मौलिक उल्लेख नहीं हो सकता। जैसे कि चारण और भाट अपने पुत्रों को, पहले से परंपरा चली आई है, मौखिकी ज्ञान करा देते थे। जैसे वेद वेदांगों का मौखिक ज्ञान हुआ शुरुआत में, लिखी नहीं गई थी, लिखित में नहीं थी सामग्री, फिर वो लिखी गई और तभी से उसका इतिहास माना जाता है। ऐसे मौखिक में तो कोई भी है ना, इधर रावण को विजेता कर दे, राम को हरवा दे, तो ऐसे मौखिक रचनाओं को हम बीच में वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको नहीं मान सकते। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर हमारा यही सही है कि रचनाओं का मौखिक उल्लेख इतिहास में शामिल नहीं होना चाहिए। शिलालेख शामिल हो, ताम्रपत्र शामिल हो, सिक्के इतिहास के बहुमूल्य मतलब एक साक्ष्य के रूप में है कि इसने फलाने राजा ने सिक्के चलाए थे, तो वो राजा ने सिक्के चलाए थे, वो सिक्का मौजूद है तो यानी वो राजा भी मौजूद होगा, तो वो साक्ष्य के रूप में है। साहित्यकारों की प्रकाशित रचनाएं, जो साहित्यकारों ने प्रकाशित रचनाएं लिखी हैं, उन सामग्रियों को भी हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। गलत जो था वो यही था, दूसरे नंबर का। आगे चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। देखिए, हिंदी के प्रारंभ काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो ये आपके लिए है ऑप्शन, आप आराम से सोच सकते हो, सोच के बता भी सकते हो। ठीक, हिंदी के आधुनिक काल को इनमें निम्न में से राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को मैंने भी बताया था कि बीज वपन काल, और रामकुमार वर्मा ने सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आप चारण काल कह सकते हो या संधि काल कह सकते हो, संधि काल। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? चारण काल, सिद्ध सामंत काल।
ये इनका था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इनका नाम, एक ग्रंथ भी लिखा था इन्होंने हिंदी का आदिकाल की भूमिका। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल की भूमिका वो ग्रंथ लिखा था, इसी कारण से इन नाम में इनका फेमस हो गया। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किस मनीषी का है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको सही आंसर छांटना है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नहीं कहा और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। पंडित रामचंद्र शुक्ल का भी ये कथन नहीं है और नौगेंद्र का भी ये कथन नहीं है। तो ऑप्शन हमारे सामने सही निकल के आ गया कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो यही आंसर हमारा सही होगा। और ये सरस्वती पत्रिका, इनमें अगर बात करी जाए तो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे, संपादक रहे। और बात करें तो एक डिटेल इनकी ये भी आती है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक होने के साथ साथ एक हिंदी साहित्य में, ये कह सकते हो आप, हिंदी साहित्य में एक युग का नाम, एक युग का नाम इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर भी है, पर है, जिसको हम क्या कहते हैं? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम का ऊपर हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आप। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया था वो देखो, मिश्र बंधु पहले आता है, राहुल सांतकीर्तन ये तो बाद में था। सबसे पहले कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, तो इनसे भी पहले काल विभाजन हो गया था। तो मिश्र बंधु, इनसे भी पहले काल विभाजन हो गया था। वो काल विभाजन किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब इनके काल विभाजन के अगर नाम लिखना चाहते हो तो वो भी हम लिख सकते हैं कि काल विभाजन इन्होंने किस प्रकार किया था। तो सबसे पहले काल विभाजन में इन्होंने चारण काल लिखा था। चारण काल नाम भी इन्होंने दिया, आदिकाल का चारण काल नाम दिया, चारण काल। समय सीमा रखी इन्होंने, क्या रखी थी? 700 से और 1200 तक, लगभग यही मान लो, 700 से 1200 तक, 700 से नहीं 1300 तक कर दीजिए आप, 1300 तक इन्होंने लिखी। पहला नाम हो गया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन था वो नामकरण लिखे थे, वो प्रवृत्ति के आधार पर थे, न कि युगीन परिस्थितियों के आधार पर। देखिए, नामकरण तो कर दिया लेकिन प्रवृत्तियों के आधार पर किया। और अगला था 15वीं शती का पुनर्जागरण। 15वीं शती का पुनर्जागरण। तो ये जो नामकरण था, चारण काल जिसे हम आदिकाल के नाम के से जानते हैं, और फिर दूसरा आता है आप ये जो इन्होंने लिखा 15वीं सदी का पुनर्जागरण, 15वीं सदी का पुनर्जागरण। इसके बाद आती है इनका अगला जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता 15वीं शती का पुनर्जागरण जिसे हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं, इसका अधिकतर पाठ भक्ति काल का ही आता है। फिर इनके बाद आई जायसी की प्रेम कविता। फिर अगला नाम आता है मुगल दरबार। मुगल दरबार चौथा जो अध्याय का नाम था, इनकी इन्होंने 11 अध्याय में बांटा है और प्रत्येक अध्याय के नाम किए हैं, यानी कि इन्होंने प्रत्येक अध्याय का नाम किया है। इन्हें
काल न कह के आप ये कह सकते हो कि इनके जो अध्याय इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके अध्यायों के नामकरण मात्र है, ऐसा भी कहा जाता है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय यानी कि एक अध्याय तो ही हुआ ना। देखिए आप, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय एक अध्याय के नाम के रूप में है। ऐसा कुछ नहीं कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय तो कुछ रीति काल में भी था, कुछ भक्ति काल में भी था, रीति काल में भी था और आधुनिक काल में भी है। तो इसमें ज़्यादा दम वाली बात नहीं थी, लेकिन नामकरण इन्होंने सबसे पहले किया था, तो इसी कारण इनको देखा जाता है। तो ब्रज का भक्ति संप्रदाय और तुलसीदास, सॉरी मुगल दरबार मत कीजिए आप, यहाँ पर मुगल दरबार इसी के बाद आएगा। चौथा और फिर मुगल दरबार, नहीं तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक। तो इसी का नामकरण के अध्यायों के नामकरण के अनुसार ये चलते रहे। और फिर उसके बाद थोड़ा मैं ठीक से ही लिख देता हूं एक बार, आप इसे हटाइए। पहले जो अध्याय के नाम लिखने हैं वो अध्याय के नाम आप अध्याय कर दो या काल विभाजन, काल विभाजन। तो पहला आया चारण काल, दूसरा था, उधर हो जाएगा, 15वीं सदी का, 15वीं शती का पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। अगला था 15वीं शती का पुनर्जागरण। फिर उसके बाद आया जायसी की प्रेम कविता, 15वीं शती का पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। चौथा आया ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा था मुगल दरबार, नहीं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और उसके बाद पांचवा जो आया वो मुगल दरबार था। छठा था जो, वो था छठे नंबर पे हम लिखते हैं तुलसीदास। ये उतार सकते हो आप। तुलसीदास, 5-6 नाम हो गए, 11 अध्यायों में थे और 11 में तुलसीदास। फिर उसके बाद लिखते हैं हम रीति काव्य, तुलसीदास यही लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं। ठीक, 6 हो गए थे, 7 में। फिर उसके बाद आता है रीति काव्य। 8वां तुलसी के परिवर्ती कवि, तुलसी के परवर्ती कवि। तुलसीदास के बाद आया रीति काव्य, और रीति काव्य के बाद आया वो आया तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और उसके बाद 18वीं शती का पुनर्जागरण, यानी कि 18वीं शताब्दी ऐसे लिख सकते हो। 2 बार हुए थे पुनर्जागरण, तो 18वीं शताब्दी का युद्ध माना जाता है। अगला 18वीं शताब्दी, मतलब ये 18वीं शती का जो पुनर्जागरण था या दोबारा जो जागरण हुआ उसका था। तो उसके बाद फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर अगला आता है महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये इनके नाम थे, इनके नाम थे।
तो ये आपने कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न आता है हमारे सामने। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो ये तो सीधी सी बात है, वीर गाथा काल को आदिकाल कहने वाले कौन थे? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल नाम दिया था उसको आदिकाल किसने कहा था? तो यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन हमारे सामने आता है। अभी तक जो प्रश्न पढ़े उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण किया था। आगे चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? अब छोटे छोटे प्रश्न हैं, सीधे सीधे। रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले कौन थे? तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था, यह आपको पता होना चाहिए। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले थे मिश्रबंधु। ठीक, कृष्णालकर ने तो कोई नाम नहीं दिया, विश्वनाथ ने श्रृंगाल काल कहा था, परशुराम चतुर्वेदी ने भी श्रृंगाल काल ही कहा था। परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न सोल्व हो गया। आगे चलते और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आता रहता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो यहाँ पर जो अब हिंदी साहित्य का आरंभ अगर मान लीजिए ऑप्शन में हमारे सामने है 700, वैसे तो इन्होंने 693 ईसी माना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारे 700 है तो हम 700 ही इसको आंसर मानेंगे। तो 700 आंसर है। इनका जो 793 है वहाँ से इन्होंने मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मान लिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ यहीं से मान लिया। ठीक, आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? 4 ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो कविता कौमुदी के जो आंसर है जो हमारा वो होगा डी, राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी ने ही कविता कौमुदी की रचना की है। और चलते हैं आगे प्रश्न। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो सरप्पा नहीं है, विद्यापति भी नहीं है, अमीर खुसरो भी नहीं है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के हैं। देखिए, खड़ी बोली के, खली बोली, और विद्यापति अवधि के। गोरखनाथ ही क्या है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसने माना? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखी? देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा? तो सबसे पहले किसने लिखा? याद रखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी फ्रेंच में ही लिखा था। नहीं सॉरी, फ्रेंच में नहीं, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक। और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में लिखा, हिंदी में, ठीक। मिश्र बंधु ने भी हिंदी में लिखा था और रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी में ही लिखा। तो ये तीनों नाम हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले लिखने वाले शिव सिंह सेंगर ही थे। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखी? शिव सिंह सेंगर ने। आगे चलते और प्रश्न देखते हैं। देखिए, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1833, 1830, 1836 और 1810। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सही लगाना है। आपको पता ही होगा कि 1833 में ये रचना हुई थी, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज ये पहली क्लास है और अभी हमें इस बोर्ड का इतना अभ्यास नहीं है, लेकिन आप टेंशन ना लें। इस प्रश्न को आप प्रश्नों को माध्यम जो है वो अच्छे से देखें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें।
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, देखिए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी नहीं कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने भी नहीं कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने भी पुरानी हिंदी नहीं कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। यानी कि इनके अनुसार हिंदी की सबसे पहले उद्भावना पुरानी हिंदी के रूप में हुई है। अगर हिंदी के नामकरण की बात करें, इसमें खड़ी बोली आती है, अवधि आती है, और भी इससे पहले हिंदी जो आज हिंदी जब हम पढ़ रहे हैं उसके कई रूप थे। अवहट्ट थी, ठीक है, प्राकृत थी, प्राकृत से टूट कर ये जब बनी तो अवहट्ट हो गई, फिर अपभ्रंश हो गई, तो फिर अपभ्रंश को ही इन्होंने पुरानी हिंदी कहा। ठीक, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो आज की जो प्रश्न श्रृंखला है आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये प्रश्न मोस्टली पहले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आते भी रहते हैं, और आदिकाल से इतनी सामग्री नहीं आती। हमारे जो प्रश्न पत्र होता है उसमें आदिकाल से इतनी सामग्री तो नहीं आती, लेकिन जो आती है वो इन्हीं प्रश्नों के ऊपर आती है और बार बार रिपीट करते रहते हैं ये प्रश्न, और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित रूप से रोज़ हमारे जो कक्षाएं आएंगी वो पीपीटी के माध्यम से आए या प्रश्नों की सीरीज जो श्रृंखला चलती रहेगी वो रोज़ रात 8 बजे चलेगी। 8 बजे आपको ये क्लास उपलब्ध मिल जाएगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, डॉक्टर गौतम सर यूट्यूब चैनल का नाम है, और अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और तमाम जितनी भी राज्यों की भर्ती परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 में जो आ रही हैं, ये आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और जो आपको प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हो, जिज्ञासा पूछ सकते हो। धीरे धीरे अभ्यास है, हम पहले जिस माध्यम से हम पढ़ाते थे वहाँ पर अलग अभ्यास था, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, लेकिन जो कंटेंट है वो आपको धीरे धीरे अच्छा ही मिलता जाएगा और आपकी बढ़ोतरी होगी उस ज्ञान में। आपको पढ़ना है एक सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, घर पे कोई बुक्स या किताब या किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, तो ये प्रश्न आपकी ज्ञान को परखने के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और जो नहीं आ रहे उस पर भी डिटेल आपको अच्छे से तथ्य दिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं रोज़ इसी समय में 8 बजे आपको क्लास रोज़ उपलब्ध हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।